नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं, मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ। और आज हम जो हमारी पहले सीरीज़ चल रही थी, पहली प्लेलिस्ट चल रही थी संस्कृत भाषा से परिचय, तो उस प्लेलिस्ट को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो जितने भी विषय हमने पढ़े हैं संस्कृत में, तो उनकी ही जैसा बहुत ही एक अहम विषय है किसी भी संस्कृत के साहित्य को समझने के लिए। इस विषय का नाम है प्रत्यय। इनको इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय इस विषय पे आज बात करेंगे। अभी जितने भी हमने इस प्लेलिस्ट में वीडियो करे थे, संस्कृत भाषा से परिचय, ये जो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमने आखिरी वीडियो संधि पे बनाया था। और उससे पहले हमने विभक्ति के बारे में पढ़ा था। फिर उससे पहले क्रिया क्या होते हैं, क्रियापद क्या होते हैं, नामपद क्या होते हैं, विभक्तियों को समझा था। और उससे पहले अक्षर, पाद, शब्द, इन सबको समझा था, क्योंकि शुरुआत कर रहे थे हम भाषा को समझने की। वो सब समझते समझते हम संधि तक आए थे। और उसके बाद हमने अपनी सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज को चालू करा था। उसको चालू करने का इसलिए पर्पस था, इसको बीच में छोड़ के उसको चालू करने का ये था कि जो भी हमने सीखा है संधि से और विभक्ति से, इन सब चीज़ों को, तो उनको आप किसी एक साहित्य में सुभाषितम के जरिए उनको आप होता देख पाओ, उनको आप समझ पाओ और उनका अभ्यास कर पाओ। एक साथ सारे कंसेप्ट, एक साथ सारी चीज़ों को पढ़ा देंगे तो दिमाग में फिर क्या कहते हैं, खिचड़ी बन जाएगी। तो विभक्ति और संधि, क्योंकि वो खुद में ही एक बहुत अहम विषय है, तो उनके अभ्यास के लिए हमने सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज को चालू किया था। उसमें 10 सुभाषितम के माध्यम से हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा था, देखा था। उन सुभाषितम में भी कहीं ना कहीं इन प्रत्ययों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन तब हमने इन पे बात नहीं की थी। वो क्योंकि अब हम करेंगे इस पे बात। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन दूंगा प्रत्यय का। कुछ भी ऐसा सीखेंगे नहीं कि ये प्रत्यय वो प्रत्यय, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की ताकत क्या होती है। संस्कृत भाषा में प्रत्यय एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आप संस्कृत भाषा के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि 3 टॉपिक हैं, 3 कंसेप्ट हैं जो संस्कृत भाषा को इतनी ताकत देते हैं। और इन तीनों विषयों को समझना ये ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत मैंडेटरी है कि ये आपको समझना ही पड़ेगा अगर आपको संस्कृत का कोई भी साहित्य पकड़ना है। ये 3 विषय कौन से हैं? तो पहला है विभक्ति, कि कैसे प्रातिपदिक से अलग अलग शब्द रूप बनते हैं, वो जो 7 और 8 तरीके की विभक्ति हैं। तो पहला विभक्ति, बहुत ही अहम। दूसरा संधि, क्योंकि जैसा हमने समझा था सुभाषितम के माध्यम से कि हर साहित्य को चालू करने से पहले आपको संधि नियम पता होने चाहिए, जिससे आप संधि विच्छेद करके सभी शब्दों को अलग कर पाएं। शब्दों को अलग करेंगे तभी तो उनका मतलब समझ पाएंगे। तो संधि नियमों के भी हमने सुभाषितम के जरिए हमने उसका अभ्यास करा था। संधि ये दूसरा विषय है जो बहुत ही अहम है संस्कृत भाषा के लिए। और जो तीसरा विषय है, जो तीसरा कंसेप्ट है, वो है ये प्रत्यय, सफिक्सेस। बहुत ही अहम विषय है प्रत्यय, बहुत ही ज़रूरी है इसको पढ़ना, इसको समझना। इसीलिए अब मैं उनका अभ्यास हो गया थोड़ा सा, विभक्ति और संधि का थोड़ा सा डर खत्म हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अब इस विषय को उठाते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं आज इस एक वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें इन्हीं प्रत्ययों में से एक प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय, जो बहुत ज़्यादा अहम है। प्रत्यय बहुत तरीके की हैं, लेकिन इन सभी में जो कृत प्रत्यय हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है साहित्य को समझने के लिए। तो इसको अगले वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में बस आप आराम से देखिए, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ कि प्रत्यय क्या होते हैं, उनसे क्या क्या होता है संस्कृत भाषा में। बस एक मूवी की तरह आप इस चीज़ को देखिए। ज़्यादा समझने की, ज़्यादा गहराई में जाने की कि ये प्रत्यय कौन सा है, ये ऐसा क्यों हो गया, कुछ नहीं। बस मूवी की तरह आप देखिए एक प्रत्यय का इंट्रोडक्शन, कि प्रत्यय ऐसा होते हैं, ये ऐसा करते हैं भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए ये जो प्रत्यय होते हैं, तो प्रत्यय होते क्या हैं? तो किसी भी शब्द, मैं यहाँ पे धातु या प्रातिपदिका का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी शब्द के जो बाद में, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम सफिक्स कहते हैं, कि ये वर्ड के एंड में लगते हैं, सफिक्स। और जो शब्दों के पहले लगते हैं, इनको भी एक नाम दिया जाता है, उनको हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, कुछ कुछ उपसर्ग हमने अपने सुभाषितम को जब हम समझ रहे थे उसमें हमने कुछ कुछ उपसर्ग को देखा था, क्या होता है। इनको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्री मतलब ही होता है पहले। तो प्रीफिक्स जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग, और शब्दों के जो बाद जुड़ते हैं, सफिक्स, उनको ये प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि देखिए संस्कृत भाषा में आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, जो भी नियम दे रखे हैं उनके अनुसार, जो भी व्याकरण के नियम हैं उनके अनुसार आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। लेकिन धातु जो अष्टाध्यायी के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ 2004 धातु हैं जो ये मूल धातु हैं। यही इसीलिए इनको मूल कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश में इनको रूट कहते हैं, क्योंकि ये बने बनाए हैं, इनमें हम छिड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी संस्कृत भाषा में आगे निकला वो इन्हीं धातुओं से निकला।
तो धातु से ही कोई प्रत्यय जुड़ा तो एक नया प्रातिपदिक बन गया, उस प्रातिपदिक से फिर कोई एक प्रत्यय जुड़ा तो एक नया प्रातिपदिक बन गया, धातु से ही प्रत्यय जुड़ा तो एक नए तरीके का भी धातु बन गया। तो लेकिन आप ये देखिए कि संस्कृत भाषा में सभी कुछ धातु से आया है, लेकिन किसी भी धातुओं से जो ये हर तरीके की चीज बन रही है, धातुओं से जो इतना कुछ बना है संस्कृत भाषा में, ये मुमकिन ही हुआ है इन प्रत्यय की वजह से। तो वही धातु के बाद जब हमने प्रत्यय जोड़ा तभी संस्कृत भाषा के जो अनेकों शब्द हैं, सब कुछ है, वो सब आगे बना है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं। और देखिए ये पहला कि विद, तो विद ये हमारी धातु है। और फिर मैं यही कहूंगा कि आप इसकी चिंता ना करिएगा कि ये शब्द कैसे आ गया, जो ये प्रत्यय है ये प्रत्यय कौन सा है, ये धातु कौन सी, इन सब की चिंता ना करिए। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देखते जाइए, बस प्रत्यय की खूबसूरती को समझिए, संस्कृत भाषा की खूबसूरती को समझिए, बस ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो विद ये जो धातु है, इस धातु का मतलब होता है टू नो, कि ज्ञान लेने के संदर्भ में, जानने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं विद धातु का। इसी धातु से कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा जिससे शब्द बना वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो इसको कहते हैं ज्ञान को मतलब कि जानना, और वेद जो जाना गया, टू नो, और वेद का मतलब हो गया नॉलेज। और जो हमारे सबसे प्रमुख शास्त्र है, जो हमारे पहले शास्त्र हैं, जिनको श्रुति भी कहते हैं, तो उनको देखिए इसीलिए वेद कहा गया, क्योंकि दे आर प्योर नॉलेज। तो वो ये जो वेद शब्द है ये किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से ही बना है। और देखिए जब हमें एक प्रातिपदिक वेद ये मिल गया तो इसी से कोई ना कोई और प्रत्यय जुड़ा है, तो एक और नया शब्द बना, एक और नया प्रातिपदिक बना वैदिक। वैदिक मतलब कोई चीज जो वेद से संबंधित है। जैसे हम कहते नहीं है कि अध्यात्म आध्यात्मिक, या फिर शरीर, कोई चीज जो शरीर से संबंधित है शारीरिक। तो शरीर से कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है ना, कि वो शारीरिक बन रहा है। तो वही है कि शरीर से कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ रहा है, जिसकी वजह से अब एक नया शब्द एक नए अर्थ के साथ बन जा रहा है, जिसको शारीरिक, जिसका एक अपना मतलब है। तो ऐसी ही कुछ चीजें हम और उदाहरण में देखेंगे। बस ऐसे ही कि मजा आता है इन सब चीजों को देखने में, समझने में। मैं यहाँ पे प्रत्यय लिख दे रहा हूँ, और लेकिन अभी ये प्रत्यय क्या हैं, ये प्रत्यय कौन से हैं, इनका क्या मतलब है, विद से ये प्रत्यय जुड़ के, जो घ प्रत्यय लिखा है या ठक प्रत्यय लिखा है, ये जुड़ के वेद से वैदिक ये कैसे बन जाता है, इन सब में अभी हमें पढ़ना ही नहीं है। बस हमें देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ उदाहरणों के साथ। ठीक है, तो चलिए एक ऐसे ही दूसरा कोई उदाहरण देखते हैं। दिव, तो देव, ये जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, देव, जो देवताओं के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो आया है दिव धातु से। और दिव धातु का मतलब होता है चमकने के संदर्भ में, कि चमकने के संदर्भ में हम इस दिव धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो जो चमकता है, जो प्रकाशवान है, उसको देव बोला गया है। तो खुद देखिए आप कितना सुंदर अर्थ है देव या देवता शब्द, इन सब का जो शब्दों का अर्थ है कितना सुंदर है, क्योंकि जो इसका धातु है दिव, उसका मतलब है प्रकाशवान होने के संदर्भ में, चमकने के संदर्भ में। और हमारा चलिए मान लीजिए देव ये एक शब्द बन गया, लेकिन ये जो प्रातिपदिक है ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तो फिर सोचा गया होगा भाषा में कि अरे पुल्लिंग प्रातिपदिक को स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाने में कुछ और हमें चाहिए। तो फिर आगे एक नए प्रत्यय की मदद लेके एक पुल्लिंग प्रातिपदिक को एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक में बदला गया। तो देव बदल के देवी ये बन गया, तो एक नया प्रातिपदिक बन गया। और ये सब मुमकिन हो पा रहा है किसी न किसी प्रत्यय की मदद से, कि जब इस धातु में जब कोई एक प्रत्यय जुड़ा तो देव ये शब्द बना, फिर इस प्रातिपदिक में फिर से कोई ना कोई और प्रत्यय जुड़ा तो देवी ये शब्द बना है। लेकिन हर जगह हर स्टेप में कोई ना कोई प्रत्यय इन्वॉल्व है। तो चलिए अब आगे और उदाहरण देखते हैं। देखिए बहुत आम शब्द हैं ये सब, जो हम हिंदी में हमने ले रखे हैं, सारे शब्द हमारे ज्यादातर संस्कृत से ही आए हैं। तो नेता, हम जानते हैं नेता क्या, नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये इस धातु से आया है, नी धातु से। और नी धातु इसका मतलब ही होता है नेतृत्व करने के संदर्भ में। जैसे पट धातु का मतलब होता है पढ़ने के संदर्भ में, वद धातु का अर्थ होता है बोलने के संदर्भ में, तो वैसे ही नी धातु नेतृत्व करने के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। इसी धातु से कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा तो हमारा नेत्र ये प्रातिपदिक बना। इसी प्रातिपदिक का ये जो नेता, ये उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है नेता। तो देखिए इस प्रातिपदिक को आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा ही हमने मिलता जुलता प्रातिपदिक पहले भी देखा है। पितृ, पितृ मतलब जो पिता, फादर के लिए होता है। और पितृ इस प्रातिपदिका का हमें पता है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, जो हम आमतौर से बोलते हैं पिता। तो वैसे ही देखिए नेत्र ये प्रातिपदिक है कि जो नेतृत्व करता है, उसी का ये शब्द रूप है नेता। लेकिन फिर वही बात कि नी धातु से कोई एक प्रत्यय जुड़ा तो वो ये प्रातिपदिक बना इस अर्थ के साथ, और इस प्रातिपदिक के बाद भी कोई ना कोई एक प्रत्यय जुड़ा तब जाके वो उसका एक शब्द रूप बना।
तो ये चीज है, हर स्टेप में प्रत्यय इन्वॉल्व है। और ऐसे ही ये देखिए क्री धातु, क्री धातु का मतलब होता है करना, करने के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। तो कर्ता कौन होता है? कर्ता भाई जो जो कोई काम करता है, जो क्रिया को करता है वो कर्ता हो गया। तो वही क्री धातु से हमारा त्रिच प्रत्यय जुड़ा, तो कर्तृ ये एक प्रातिपदिक बना, इसका अर्थ होता है जो करने वाला है, और उसी का ये रूप है कर्ता। तो देखिए फिर वही बात। और ऐसे ही अनेकों शब्द, एक किसी धातु को अगर आप पकड़ लें उससे अनेकों शब्द बन सकते हैं अनेकों अर्थ के साथ, कि इस अर्थ में, इस अर्थ में, इस अर्थ में अनेकों शब्द बन सकते हैं अलग अलग प्रत्ययों का इस्तेमाल करके। जैसे देखिए इसी क्री धातु से कार्य ये भी शब्द बना है, जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य होता है जिसको करना है, जो चीज को करना है वो कार्य हो गया। तो वो भी इस क्री धातु से ही आया है, करने के संदर्भ में। इसमें हमने न्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करा तो प्रातिपदिक बना जिसको करना है, कार्य। और क्री धातु से और भी, मतलब बताया मैंने कि हर धातु से कितनी चीजें बन सकती हैं। अब देखिए कर्तव्य, तो कार्य और कर्तव्य थोड़ा सा ही अंतर है। कार्य का मतलब जो करना है, लेकिन कर्तव्य का मतलब है जो अवश्य ही करना है। एक जोर के साथ, एक जोर दिया जा रहा है कि इसको तो अवश्य ही करना है, तो इसके लिए एक नया प्रत्यय है। तो हमारा ये तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। तव्यत प्रत्यय हम लगाते तब है जब जो क्रिया है उसको अवश्य ही करना, उस संदर्भ में लाने के लिए हम ये तव्यत प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। कि देखिए कैसे एक धातु से कितनी चीजें बनती हैं, फिर उस नई चीजों से बन के और नई चीजें बन जाती हैं, एक जाल है पूरा। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, घ प्रत्यय का इस्तेमाल करा है यहाँ पे। मैंने शायद पहले दूसरा प्रत्यय बोला, अर्थ वही है कि पठ से पाठ बनना, उस चीज को करना उस संदर्भ में। और देखिए इसी पठ धातु से, उसी पठ धातु से पाठक, तो पाठक कौन होता है? जो वो क्रिया को कराता है। तो क्रिया को कराने वाला, इसके लिए एक नया प्रत्यय है, नुमुल प्रत्यय। तो जब हम नुमुल प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी संदर्भ में करते हैं कि जो धातु है उससे उस धातु को कराने वाला, उस संदर्भ में एक नए शब्द को बनाने के लिए। तो पठ से पाठक, पाठक तभी हम अपने टीचर के लिए पाठक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए पच धातु है, तो पच धातु होता है पकाने के संदर्भ में, तो पकाने वाला इसी प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे तो शब्द बन जाता है पाचक। तो वही चीज, करने वाला उस संदर्भ में। तो हर सिचुएशन के लिए, हर रिक्वायरमेंट के लिए कोई ना कोई प्रत्यय हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे ही देखिए पठ से पठित्वा बन रहा है, तो एक प्रत्यय का इस्तेमाल होता है त्वा प्रत्यय। ये सब प्रत्यय कृत प्रत्यय में आते हैं। वही जो मैंने कहा कि अगले वीडियो में मैं इनको उठाऊंगा, ये बहुत ही अहम है इनको समझना, क्योंकि बहुत इस्तेमाल होता है इनका हमारे शास्त्रों को। आमतौर से हर शास्त्र में, हर श्लोक में इनका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। खैर, पठ से बन गया पठित्वा। पठित्वा का मतलब होता है करके, पढ़ के, पढ़ करके, उस संदर्भ में। खाना खा करके, स्नान करके, गुस्सा करके, तो उस संदर्भ में धातु को बदलने के लिए हम ये त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे इन सब चीजों को पढ़ेंगे। बस मैं अभी दिखा रहा हूं कि देखिए पठ धातु, एक ही धातु कितनी चीजें बनती जा रही हैं। इससे ये भी साबित होता है कि संस्कृत में जो भी शब्द हमारे सामने है, उस शब्द का एक पक्का अर्थ है, उस शब्द का एक पक्का लॉजिक है कि वो क्यों है, उसका क्या अर्थ है। बड़ा एक सिस्टम, बड़ा अच्छा सिस्टम है इन सब चीजों से। तो बस इन्हीं सिस्टम को थोड़ा सा देख रहे हैं। अब देखिए ये मारुति, तो मारुति हम किनको कहते हैं? मारुति तो हनुमान जी, इनका एक नाम है मारुति। मारुति इनका नाम क्यों है? क्योंकि मारुत, मारुत, या कई जगह आप ये भी देखेंगे कि मरुत, ये भी देखेंगे। तो मारुत और मरुत, ये इनको विंड गॉड, जो वायु देव हैं, उनके लिए ये नाम को इस्तेमाल करा जाता है। वायु के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है, वायु देव के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं। और अब संस्कृत में कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जो ये दिखाते हैं कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस नाम पद जिसकी बात कर रहे हैं, उसके क्या कहते हैं, आगे के वंशज को दिखाने के लिए। कहने का मतलब उसके बेटे या बेटियों को दिखाने के लिए। कहने का मतलब उनके थ्रू जो जन्मा गया है उनको दिखाने के लिए। उनको हम बोलते हैं अपत्य। ठीक है, ये ता है, वाह लग रहा है। अपत्य, अपत्य का मतलब ही होता है कि आपके डिसेंडेंट, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना डिसेंडेंट्स, कि आपके आगे के जो वंश हैं, बेटा या बेटी जो भी हैं आगे के। तो कुछ ऐसे भी प्रत्यय होते हैं जो इस चीज को दिखाते हैं। तो वही तभी मारुति नाम मिला है कि मारुता ये वायुदेव का एक नाम है, और वायुदेव से जन्मे, वायुदेव के पुत्र, तो मारुति। तो ये हमारा वो प्रत्यय है। और कुछ प्रत्यय, हर प्रत्यय के कुछ ना कुछ नियम होते हैं कि जब ये प्रत्यय इसमें जोड़ा जाएगा तो कुछ परिवर्तन आएंगे। उस परिवर्तन के चलते यहाँ पे जो ये ई आ गया एक्स्ट्रा, तो वो अपने अपने प्रत्यय के अपने अपने थोड़े थोड़े रूल होते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है उनको समझना, अभ्यास करके बहुत जल्दी वो चीजें अपनी प्रैक्टिस बन जाती है। लेकिन कहने का मतलब वही है कि मारुति वो इसलिए क्योंकि मारुत के पुत्र, इसलिए मारुति। और अगर ऐसा ही उदाहरण और देखें तो कौरवा, तो देखिए कौरवा, कौरवा कहाँ से आया है? कुरु, कुरु से आया है। तो वही चीज हो रही है कि डिसेंडेंट्स को दिखाने के लिए, आगे की जनरेशन को दिखाने के लिए कुरु से बना शब्द कौरवा, वही अपत्यवाचक प्रत्यय का इस्तेमाल करके। और ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं, पांडु से बना पांडवा,
जो मनु है, कि हमारे जो मान्यता के हिसाब से कहते हैं जो पहले इंसान थे, पहले मानव थे मनु, तो मनु से ही ये सब कुछ बना है, सारे लोग बने हैं। तभी हम लोग को एक इंसान का एक नाम है मानव, क्योंकि इसी तरीके से कुरु से कौरव, तो मनु से जो आगे निकले, जो उनके बेटा बेटी जो बच्चे निकले आगे, जो एक वंशज निकला, एक जनरेशन निकली, डिसेंडेंट्स निकले, तो वही दिखाने के लिए मनु से मानव ये एक शब्द बना। ठीक है, ऐसे ही वासुदेव, कि कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव, लेकिन वसुदेव के पुत्र तो वासुदेव, तो ये सब इन्हीं के इस्तेमाल से हो रहा है कि वसुदेव एक प्रत्यय जुड़ा, उस चीज को दिखाने के लिए एक नया शब्द तैयार हुआ वासुदेव। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रत्ययों का जादू है, इन प्रत्यय के जुड़ने से कितनी चीजें मुमकिन हो जाती हैं। तो बस ये आपको दिखाना चाहता था मैं कि प्रत्यय कितने जरूरी होते हैं। अब चलिए एक नजर मार लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं कितने कैटेगरीज के प्रत्यय हैं। बस एक कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, अंदर नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, एक हल्का सा उन पे नजर कर लेते हैं। जो चलिए देखते हैं उनको। तो देखिए संस्कृत में ये कुछ कैटेगरीज हैं प्रत्ययों की। तो इतने प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय बहुत हैं, ये उनकी कैटेगरीज हैं। जैसे हमने संधि भी जब पढ़ी थी अपने सुभाषितम में, तो मैंने इस चीज की शायद बात नहीं करी है, लेकिन संधि के भी 3 तरह बताए गए हैं। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। कि जब भी स्वरों से संधि हो रही है तब वो स्वर संधि की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। व्यंजन से जुड़ी संधि वो व्यंजन संधि की कैटेगरी में आ जाती है। और जब भी संधि का विसर्ग से कुछ लेना देना है तो विसर्ग संधि की कैटेगरी में आ जाती है। एक तरीके से कैटेगरीज बना दी गई। तो उसी तरीके से प्रत्यय की भी संस्कृत में ये कुछ कैटेगरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और इन सभी कैटेगरीज में मैंने जो आपको बताया कि ये जो कृत प्रत्यय की कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, ये सबसे जरूरी है। बाकी सारे प्रत्ययों का अपना अपना इस्तेमाल है, लेकिन आमतौर से अगर हम अपने किसी भी संस्कृत के श्लोक को, किसी भी चीज को उठा के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इन कृत प्रत्ययों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको तो हम अगले वीडियो में समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको ये कुछ 3-4 प्रत्यय हैं उनको आप दिखा देना चाहता हूं, जिसमें से ये तिंग प्रत्यय और ये सुप प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को तो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन इनका इस्तेमाल आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये जो कैटेगरी है तिंग प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय क्या करते हैं कि वो धातु से जुड़ के एक धातु रूप बनाते हैं। तो धातु से जुड़ के जो धातु रूप बनाए वो तिंग प्रत्यय। कहने का मतलब ये है कि हम पठ धातु से हम पठती ये तो बना लेते हैं कि पठती क्या है, अरे ये तो प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप है, लट लकार का रूप है। लेकिन कुछ तो ऐसा जुड़ रहा होगा ना पठ धातु के साथ, कुछ तो जुड़ रहा होगा जिसकी वजह से ये रूप बन रहा है पठती। तो वो जो जुड़ रहा है इसके साथ वही ये तिंग प्रत्यय होता है। तो देखिए मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल तो हम करते आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ प्रत्ययों को देखना चाहेंगे, अगर आप रूप से सिर्फ प्रत्यय हटा दें तो प्रत्यय कुछ ऐसे जाते हैं। अब आप इनको देख के जरूर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो झी लिखा है, लेकिन पठती, पठता, पठंती, ये अंति, पठ के बाद पठंती, अंति आता है, यहाँ पे तो झी लिखा है, तो झी तो नहीं जुड़ रहा है। तो इस चीज की चिंता ना करिएगा, वही मैंने आपको बताया है कि प्रत्यय ये दिखने में जरूर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं ये किसी ना किसी नियम के साथ जुड़ते हैं। कुछ ना कुछ इनके नियम होते हैं, जिसकी वजह से, जिन नियम के चलते ये एक तरीके से इस प्रत्यय का नाम जरूर झी है। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट के ऊपर एक रैपर लगा देते हैं, तो अब आप समझिए ये उसका रैपर है कि जब हम नियम के साथ इनको खोलते हैं तो रैपर हटता है, कुछ और ही जुड़ता है। तो इन प्रत्ययों को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि झी, तिप, तिप, पठतिप, ये तो नहीं बोलते, हम तो पठती बोलते हैं। वो नियम के चलते कुछ ऐसा होता है कि ये पा ये हट जाता है, बस ये ती बसता है। ऐसे ही ये झी ना जुड़ के अंति ये बाद में जुड़ता है नियम के चलते। लेकिन ये मैं आपको दिखा जरूर दे रहा हूं, लेकिन हमें इस चीज को याद करने की, इन प्रत्ययों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अवश्य कर सकते हैं इसको याद, अगर आपके पास टाइम है आप इसको याद कर लीजिए, काम ही आएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम धातु रूपों की वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही अभ्यास करते हैं। तो वैसे अभ्यास करके याद कर लेना, रूपों को समझ लेना, वो ज्यादा आसान होता है। तो इस चीज को आप ना भी याद करें तो भी चलेगा, लेकिन मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि तिंग प्रत्यय ये वो प्रत्यय होते हैं जो धातु से कोई ना कोई धातु रूप बनाने में आपके मदद करते हैं। और हर लकार में ही इन्हीं प्रत्ययों की मदद से जो धातु रूप बन पाते हैं। कि अगर हम यहाँ पे पट धातु को लें तो जो आपको अलग अलग रूप मिलते हैं, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठावह, पठामा, ये वही चीज है कि इस धातु के साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा होगा। वो जो जुड़ रहा है वो ये तिंग प्रत्यय है। तो धातु से धातु रूप जो बनाते हैं वो तिंग प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो तिंग प्रत्यय ये वो पहली कैटेगरी है जो मैंने कहा था कि आप यूज करते आ रहे हैं, हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं कि इसका तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन अब तुरंत आप सवाल करोगे, आप खुद सोच जाओगे कि धातु से धातु रूप बनने में अगर कोई प्रत्यय मदद करता है तो जो प्रातिपदिक से जो अलग अलग शब्द रूप बनाते हैं, राम से रामस्य बनता है, रामयोह बनता है, तो वहां भी तो कोई ना कोई प्रत्यय मदद कर रहा होगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ही कमाल का सोचते हैं। सुप्रत्यय,
वो जो प्रत्यय होते हैं जो प्रातिपदिक से शब्द रूप बनाते हैं, वो ये सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, प्रातिपदिक से शब्द रूप बनाते हैं। इनका भी अगर मैं आपको टेबल में दिखाऊं तो देखिए, ये हैं वो सारे प्रत्यय, ये सु, औ, जस, औट, शस। तो वही है कि अगर आप इनको देखेंगे तो मे भी आप इसको देख के कह दें कि हाँ चलो ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि राम रामाभ्याम, बालक बालकाभ्याम, ये तो थोड़ा थोड़ा फिर भी समझ में आ रहा है। ये जस शस ये कैसे है? क्योंकि राम के साथ जब ये जुड़ता है ये तो रामाह ऐसा बनता है, रामाह, लेकिन यहाँ तो जस लिखा है। लेकिन फिर वही बात कि प्रत्यय के नाम पे मत जाइएगा, ये एक तरीके से रैपर है उनका। जब ये जुड़ते हैं तो नियमों की बदौलत कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जो आपको रूप दिख रहा है तो आप उसी रूप को समझ लीजिए, वो ज्यादा आसान है। तिंग प्रत्यय में भी मैंने यही कहा था, सुप प्रत्यय में भी मैं यही कहूंगा कि आप इन प्रत्ययों को याद करना चाहें आप कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन आप ना भी याद करेंगे तो भी इनको चलेगा। ठीक है, ये मैं आपकी बस जानकारी के लिए बता रहा था कि धातु से धातु रूप तिंग प्रत्यय बनाते हैं, तो किसी भी प्रातिपदिक से जो अलग अलग शब्द रूप बनते हैं हर विभक्ति के, वो ये सुप प्रत्यय जुड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए ऐसे ये प्रत्यय हैं, और अगर हम कोई उदाहरण लेते हैं तो देखिए कैसे राम के साथ अलग अलग रूप बन गए। तो राम के साथ अलग अलग तरीके के सुप प्रत्यय जुड़ते हैं तो अलग अलग एक जो रूप बनता है, जो हमें दिखता है, वो बन जाता है। तो तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय इन दोनों को ही हमने देख लिया, हम इनका इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अब आप शायद समझ पाएंगे कि किसी भी धातु रूप को हम तिंगंत क्यों बोलते थे। क्योंकि जो भी धातु रूप बन रहा है वो तिंग प्रत्यय से बन रहा है। तो तिंग और तिंग से जो अंत हो रहा है, तो तिंग अंत तिंगंत। तभी जब आप देखते होंगे इस चीज की क्रियापदों को तिंगंत भी कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि तिंग प्रत्यय के अंत से जुड़ के बन रहा है वो तिंगंत है। ऐसे ही शब्द रूपों को, शब्दों को संस्कृत में सुबंत कहा जाता है, जो भी अलग अलग शब्द रूप बनते हैं नाउन्स के। और सुबंत उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सुप से जो अंत हो रहे हैं, तो सुप से जो अंत हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पा है, पा का बा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जस्तु संधि, पा फा बा, वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है, पा फा बा, जस्तु संधि। ये संधि हमने जरूर अपने सुभाषितम की सीरीज में करी है। खैर, सुप से जो अंत हो रहा है उनको सुबंत बोल दिया गया। तभी शब्द रूपों को हम सुबंत कहते हैं क्योंकि सुप प्रत्यय इस्तेमाल होता है। धातु रूपों को हम तिंगंत कहते हैं क्योंकि तिंग प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। ये बस आपकी जानकारी के मैं बता दे रहा हूँ। खैर, हमने इन दोनों प्रत्ययों को थोड़ा सा देख लिया, और अब चलिए मैं स्त्री प्रत्यय, इस प्रत्यय का भी थोड़ा सा जल्दी से आपको एक यूज बता देता हूं कि स्त्री प्रत्यय क्या कहता है। नाम से ही पता चल रहा है ये प्रत्यय क्या करता है। कोई भी अगर पुल्लिंग प्रातिपदिक है तो पुल्लिंग प्रातिपदिक को स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाने के लिए, उसको उसमें बदलने के लिए स्त्रीलिंग रूप में हम स्त्री प्रत्ययों का इस्तेमाल करते हैं। सीधा सा काम है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ये शब्द बना बालका, और ये जो प्रातिपदिक बना है, तो आप मान के चलिए कि ये भी किसी ना किसी धातु से कोई प्रत्यय जुड़ा होगा, तब ये प्रातिपदिक हमें मिला होगा बालक का। लेकिन चलिए अब ये बालक का प्रातिपदिक हमें मिल गया, ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है। लेकिन इसी का काउंटर पार्ट, इसी के अपोजिट अगर हमें स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनाना है तो उसके लिए हम कोई ना कोई स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। एक ये प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय, जिसको हम जब जोड़ते हैं इसमें बालक में तो हमें एक नया प्रातिपदिक मिलता है बालिका, ये चीज। ठीक है, तो यही काम है स्त्री प्रत्यय का कि बालक से बालिका, एक पुल्लिंग से एक स्त्रीलिंग प्रातिपदिक को बनाना। और ऐसे ही अगर आप एक दूसरा उदाहरण देखें तो नर्तका, ये आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं किस धातु से निकला होगा। ये नृत्य धातु से निकला है। नृत्य का मतलब नाचने के संदर्भ में उस धातु से कुछ जुड़ा होगा, तो ये नर्तका ये बन गया प्रातिपदिक। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि पठ धातु से पाठक बन गया, पढ़ाने वाला, तो नृत्य धातु से नृतका बन गया होगा, नाचने वाला। और जब हमें पुल्लिंग प्रातिपदिकम मिल गया तो इसी का काउंटर पार्ट स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने एक स्त्री प्रत्यय का इस्तेमाल करा और हमें मिला नर्तकी, ये चीज। ठीक है, और फिर वही कि हर प्रत्यय के अपने अपने नियम हैं कि जब ये प्रत्यय से जुड़ेगा तो कैसे परिवर्तन होंगे कि ये नर्तकी हो जाए, वो अपने नियम सारे अष्टाध्यायी में दिए हैं। तो वही स्त्री प्रत्ययों का ये इस्तेमाल होता है। स्त्री प्रत्ययों का इस्तेमाल किसी की भार्या को बताने के लिए भी होता है कि इंद्र, इंद्र जो प्रातिपदिक होता है उससे कोई ना कोई स्त्री प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है इंद्राणी। और इंद्राणी बताया जाता है कि इंद्र की भार्या, इंद्र की वाइफ को, पत्नी को बताने के लिए, तो वो भी स्त्री प्रत्यय का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वही हर इन कैटेगरीज के अलग अलग प्रत्यय हैं जिनका अपना अपना एक इस्तेमाल है। तो तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय ये हमने देखा। एक प्रत्यय को और जल्दी से देख लेते हैं इस वीडियो में, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय ये बहुत ही दिलचस्प प्रत्यय है। बेशक ये बहुत ही दिलचस्प प्रत्यय है। ये जरूर है कि इस प्रत्यय को हम कभी आगे समझेंगे, अभी तुरंत नहीं समझेंगे क्योंकि इसका एकदम तुरंत यूज आपके लिए नहीं आएगा। लेकिन है बहुत दिलचस्प प्रत्यय ये। प्रातिपदिक से जो बने हुए हैं प्रातिपदिक, उनसे कोई और प्रातिपदिक बनाने के लिए, जो मैं एस्ट्रिक दे रहा हूं ना आपको, एस्ट्रिक का मतलब है एक तरीके से एक नया प्रातिपदिका बनाने के लिए। तो जनरली हमने देखा है कि प्रातिपदिका हम किसी ना किसी धातु से बनाते हैं। ठीक है, कि कोई धातु से कोई प्रत्यय जुड़ता है तो एक प्रातिपदिका बन जाता है।
लेकिन इस बने हुए प्रातिपदिका से भी कोई प्रत्यय जुड़ के एक नया प्रातिपदिक बन जाता है। उदाहरण में भी हम देखेंगे। वो जो काम करता है वो है ये तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं संस्कृत में तद्धित प्रत्यय। लेकिन मैं बहुत आम उदाहरण लूंगा जो बहुत पॉपुलर तद्धित प्रत्यय हैं। बुद्धि से बना बुद्धिमत। तो बुद्धि जानते हैं खुद ही एक प्रातिपदिक है। ठीक है, तो मतु प्रत्यय, इस प्रत्यय का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें ये कहना है कि जो भी ये चीज है वो चीज वाला। कि बुद्धिमत, बुद्धिमत का मतलब क्या होता है? बुद्धि वाला, कि जो भी है उस बंदे में बुद्धि है। तो वही चीज कि एक प्रातिपदिक से हमने एक दूसरा प्रातिपदिका बना लिया बुद्धिमत, और इसी प्रातिपदिक से, इसी प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है बुद्धिमान। ये शब्द जो आप अपने आप को बोलते हुए आ रहे हैं, बोलना भी चाहिए। तो इसी प्रातिपदिक से निकला है बुद्धिमान। ऐसे ही शक्ति से बना शक्तिमत, जिसका एक रूप है शक्तिमान। तो ऐसे ही जो ये शब्द बने हैं, तो देखिए एक प्रातिपदिक से एक दूसरा प्रातिपदिक बना एक एक विशेष अर्थ के साथ, कि ये तो चलिए बुद्धि है, लेकिन अगर मुझे कहना है कि जिसमें बुद्धि है, जो बुद्धि वाला है, उस चीज को, उस गुण को बताने के लिए कि उस व्यक्ति विशेष में वो गुण है, तब हम ये मतु प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रातिपदिक से जुड़ के एक नया प्रातिपदिक तैयार हो गया बुद्धिमत। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए और उदाहरण देखते हैं। धन से बना धनवत। तो हम धनवान नहीं कहते हैं, जो लोग अमीर होते हैं उनको हम धनवान नहीं कहते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आता है, हम धनवान कहते हैं, जो हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मतुप की तरह एक प्रत्यय है वतुप। अर्थ दोनों का एक ही है कि जो धन की प्रचुरता रखता है, धन वाला जो है, तो उस चीज को दिखाने के लिए धन इस प्रातिपदिक से बना धनवत, और इसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ये धनवान। ठीक है, और अब देखिए एक नया तद्धित प्रत्यय तरप प्रत्यय, और इसका भी बहुत इस्तेमाल हम करते हैं। तीव्र, तीव्र का मतलब क्या हो गया? तीव्र मतलब तेज, जिसमें बहुत वेग है, तीव्र। लेकिन जब दो चीजों में हमें तुलना करना होता है, तब हम इस प्रातिपदिका का इस्तेमाल करते हैं तीव्र तरह। कि मान लीजिए हमें कहना है कि हाथी और घोड़े में जो घोड़ा है अश्वः तीव्र तरह अस्ति, कि गजा अश्वयोः अश्वः तीव्र तरह अस्ति, है ना? कि हाथी और घोड़े में घोड़ा ज्यादा तेज है, तो वो कंपैरिजन ज्यादा तेज है, उस चीज को बताने के लिए हम ये तरप प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। तीव्र एक प्रातिपदिक से जुड़ के एक नया प्रातिपदिका बन गया तीव्र तरह। और अगर हम तुलना में इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा तेज है, तो एक प्रत्यय ये भी होगा कि जो सबसे तेज है। ठीक है, उच्चतम। तो उस संदर्भ में तो देखिए उसके लिए तमप इस प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। तीव्र से बना तीव्रतम। सर्वेषाम पशूनाम अश्वः तीव्रतमः अस्ति, कि सभी जानवरों में घोड़ा सबसे तेज है। ये मुझसे लड़िएगा नहीं कि ऐसे नहीं है, चीता सबसे तेज है, मैं उस बस भावनाओं को समझिएगा कि उस सबसे तेज को बताने के लिए, उस मैक्सिमम उच्चतमा को बताने के लिए एक प्रत्यय है। और ये सब यही तद्धित प्रत्यय से की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रातिपदिक से ही वो एक दूसरा प्रातिपदिक बना रहे हैं एक विशेष अर्थ के साथ। तो चलिए और उदाहरण देखते हैं। अब ये देखिए फिर वही बहुत आम तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इन सब शब्दों का। आनंदमया, जो ये पूरा प्रोग्राम था, जो ये पूरी ट्रिप थी, आनंदमय थी। आनंदमया तो क्या? मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय ये बताता है उस चीज की प्रचुरता को। तो जिस भी प्रातिपदिक का वो प्रचुरता का भाव बताना है, तो उसके लिए ये मयट प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। आनंद से ये जुड़ के बना आनंदमया। जैसे शांति, शांतिमया, बहुत शांति, शांति से परिपूर्ण, शांतिमया। सुख, सुखमया, तो वही चीज। और इसका देखिए ऐसा एक उदाहरण हमने पहले भी देखा था कि नगर, नागरिक, कि इसके संदर्भ का, इससे संबंधित, कि नगर से संबंधित नागरिक, जो हमने पहले उदाहरण में भी देखा था। शरीर से संबंधित शारीरिक, तो शरीर से शारीरिक बनाने के लिए हम इस ठक प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कैटेगरी के प्रत्यय का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संबंध को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रत्यय है। और देखिए मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ प्रत्यय होते हैं जो अपत्यवाचक होते हैं, कि जो अपने आगे की डिसेंडेंट, आगे की जनरेशन, उनसे उत्पन्न हुआ उस चीज का बयान करते हैं। तो पौत्र, ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं संस्कृत में ग्रैंड सन्स, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, उनके लिए, पोते पोतियों के लिए। पौत्र वो कहाँ से आया है? वो पुत्र इस शब्द से आया है, कि जो पुत्र के आगे की जनरेशन है, जो पुत्र से जन्मे हैं, वो हो गए पौत्र, तभी तो उनको ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं। तो पुत्र इस प्रातिपदिक से जब अन प्रत्यय जुड़ता है तो पौत्र ये बन जाता है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कुरु कौरवा, तो मनु से मानवा, तभी इंसानों को मानव ऐसा कहते हैं। और जो ये प्रत्यय होते हैं अपत्यवाचक प्रत्यय, ये सिर्फ इंसानों के बच्चों, उनको ही बताने के लिए नहीं होते हैं, किसी प्रातिपदिक के गुण, उसके गुण को भी बताने के लिए होते हैं। तो लघु, इसका मतलब क्या होता है? छोटा। तो लाघव, उससे बना लाघव, और लाघव का मतलब होता है छोटापन। ठीक है, स्मॉलनेस। तो उस गुण को बताने के लिए भी ये प्रत्ययों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि गुण आखिरकार क्या है? गुण वही है जो उससे निकला है, छोटा, इसी से निकला है जो उसका गुण है छोटापन। और देखिए सिर्फ एक यही प्रत्यय नहीं है जो इस गुण को बताता है, ऐसे और भी प्रत्यय हैं कि आप
त्व प्रत्यय कब इस्तेमाल करते हैं गुण को बताने के लिए कि लघु से लघुत्व, ये कहते हैं हम देवत्व या प्रभुत्व की उस गुणता को बताने के लिए और भी कई सारे प्रत्यय होते हैं। एक प्रत्यय और भी है, ये देखिए तल प्रत्यय, तो लघु से बना लघुता, ऐसे भी तो हम बोलते हैं लघु से लघुता, वही छोटापन दिखाने के लिए। तो गुण को दिखाने के लिए भी और कई तरीके के प्रत्यय हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। ये जो दो कैटेगरी हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये दोनों मिला के ही आप ये समझिए कि मेजॉरिटी जितने भी प्रत्यय हैं संस्कृत में वो ज्यादातर इन्हीं दो कैटेगरी के हैं। ठीक है, और आप खुद भी देख सकते हैं कि यही सबसे प्रमुख कैटेगरी हो गई, क्योंकि ये जो है ये धातु से प्रातिपदिका बना रहे हैं, और भी चीज बनाते हैं वो हम आगे तब समझेंगे। और जो प्रातिपदिका बन गए तो उससे एक नए तरीके के प्रातिपदिका एक नए विशेष अर्थ के साथ बनाने के लिए ये तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों बहुत सारे प्रत्यय हैं और बहुत सारी चीजें इन्हीं दोनों से बनती हैं। खैर, हमने एक तद्धिता, तिंग, सुप, स्त्री, इन प्रत्ययों को एक हल्का नजर मार के समझ लिया। और ये जो नीचे के दो प्रत्यय हैं, सनादि प्रत्यय और विकर्ण प्रत्यय, इन दोनों को हम बाद में समझ सकते हैं, क्योंकि इनका आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। विकर्ण प्रत्यय, इनका तो आप खुद अपने हाथ से बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इनका एक तरीके से अष्टाध्यायी का जो पीछे काम हो रहा है, जो सब सूत्रों से नियमों से चीजें बन रही हैं, तो उसमें इनका इस्तेमाल होता है विकर्ण प्रत्ययों का। इनका आप कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये सनादि प्रत्यय जो हैं, तो एक्चुअली ये जो सनादि है इसका मतलब है कि सन और आदि। आदि मतलब जैसा नहीं इंग्लिश में हम लिख देते हैं ईटीसी, कि इसके अलावा भी और, तो सन प्रत्यय ऐसे ही दो प्रत्यय और हैं जिनको मिला के सनादि प्रत्यय कह दिया जाता है, जिसमें से एक ये जो प्रत्यय होता है निज प्रत्यय। तो ये निज प्रत्यय जरूर इसका आप इस्तेमाल करते हैं भगवत गीता के श्लोक में भी, और ऐसे भी कोई आप श्लोक उठाएंगे तो ये निज प्रत्यय का इस्तेमाल जरूर होता है। ये जो सनादि प्रत्यय होते हैं ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये धातु से, ये धातु के साथ जुड़ के एक नए धातु को बनाते हैं। तो धातु के से जुड़ के एक नई धातु को ही बना देते हैं ये, लेकिन इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है, तो इनको हम कभी आगे देखेंगे। विकर्ण प्रत्यय जैसा मैंने बताया, इसका तो आप शायद ही करेंगे इस्तेमाल खुद से। सनादि प्रत्यय में हाँ ये निज प्रत्यय का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन इसको जब समय आएगा, जब ये चीज हमारे सामने आएगी, तब हम इस चीज को समझ लेंगे। अभी इन दोनों को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इन चारों को भी मैंने जैसे बताया कि कोई डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक वही कि एक प्रत्यय की खूबसूरती को दिखाने के लिए, एक संस्कृत भाषा की ताकत को दिखाने के लिए मैंने जल्दी से कोशिश यही थी कि आपको इन प्रत्ययों का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। ये जो कृत प्रत्यय हैं इनको जरूर हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हाँ इनसे बने जो शब्द होते हैं जिनको हम कृदंत कहते हैं, कृत अंत कृदंत, तो ये कृदंत बड़े इस्तेमाल होते हैं, बहुत काम आते हैं। इनको समझना जरूरी है बहुत ज्यादा, जैसे विभक्ति और इसको संधि नियमों को समझना है। खैर, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता था, कुछ ऐसा सिखाना नहीं चाहता था, बस दिखाना चाह रहा था कि प्रत्यय क्या होते हैं, उनकी खूबसूरती क्या होती है। देखिए कैसे धातुओं से ही सारे शब्द निकले हैं, फिर शब्द से एक नए शब्द बन जाते हैं। बस एक पूरे खेल को मैं आपको दिखाना चाहता था। कोई चीज़ अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मान के चलिए जब हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे, फिर कोई मे भी कोई सुभाषितम या मे भी कोई शास्त्र उठा के, कोई साहित्य उठा के जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उस शास्त्र, उस साहित्य में जब हम होता देखेंगे, जैसे हमने इन संधि नियमों और विभक्ति को समझा, वैसे ही अभ्यास करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। नियम को अकेले से पढ़ के इतना नहीं समझ में आता। बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आई, कुछ ना कुछ जान के अच्छा लगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जब कृत प्रत्यय को लूंगा। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुशी से रहिए, मज़े से रहिए, एंजॉय करते रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।